5 साल की उम्र में मैंने अपने पूरे शरीर पर चूहे मारने की दवा लगा ली थी। पड़ोसी का कुत्ता बिना पट्टे के भागता हुआ आया और मुझे काटने लगा। कुत्ते की मौत हो गई। पड़ोसी फूट फूट कर रोता और मुझे राक्षस कहकर गाली देता रहा। पापा मम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले गए, जहाँ डॉक्टरों ने कहा मैं एक दुर्लभ प्रतिभाशाली बच्ची हूँ, लेकिन जहर के कारण एंटी सोशल टेंडेंसी है। माँ बाप ने मुझे मानसिक अस्पताल भेज दिया। सब मुझसे डरने लगे। सिर्फ मेरी जुड़वा बहन लिंगशी ही मेरा सहारा थी, वही मेरी जिंदगी की रोशनी थी। फिर एक दिन वह तेज दिमाग दयालु बहन भी मर गई। माँ कांपती आवाज में मुझे डरावने घर में ले आई। यहाँ की पागलपन, अगर तू इसे हथियार बना सके तो अपनी बहन के कातिलों को एक एक टुकड़ों में काट दे। बचपन से मेरी बहन ही मेरे पागलपन पर लगाम थी, पर उसके सुसाइड के बाद 3 महीने 7 दिन बीत चुके थे। धैर्य जवाब दे चुका था। कुछ ही देर में सेल का दरवाजा खुला, पर बाहर बहन नहीं, एक मरणासन औरत। मेरी माँ खड़ी थी, उसके बाल आधे सफेद, आंखों में लाल नसें, इतनी थकी कि मैं पहचान नहीं पाई। आखिर 10 साल की कैद के बाद मैं उस घर लौटी जिसे पहचानती तक नहीं थी। माँ ने एक शांत कमरे का दरवाजा खोला। गुलाबी बिस्तर भरी खिलौनों से मेज पर बहन की डायरी पड़ी थी। माँ ने मुझे डायरी थमा दी। तुम्हारी बहन लिंगशी मर गई, उसने बाथरूम में अपनी नसें काटी। क्यों? मेरा स्वर अजीब था, इतना सपाट कि खुद पहचान न सकूं। माँ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हाथ कांपते हुए डायरी की ओर इशारा, आंखों में पागलपन सा जुनून। खुद पढ़ो, जानो वह वहाँ किस नरक में जीती थी। मुझे पता है तुम्हारा दिमाग दूसरों से अलग है, तुम जीनियस हो, लेकिन बरफसी बिना दया के एक राक्षस भी। अब अपने पागलपन को तेजदार बनाओ और उन्हीं से बदला लो जिन्होंने लिंगशी को मारा। माँ ने कंधे हिलाकर बुरी तरह बोला, हिम्मत से उनकी बोटी बोटी काट दे। मैंने उसका हाथ अलग किया और भारी डायरी खोल दी। पहली पन्नी पर बहन के हाथ का लिखा, नए स्कूल की घबराहटें। आगे के पन्नों में अक्षर बिखरे, वाक्य बिखरे, उनमें घुटन निराशा रिस रही थी। 12 सितंबर, पहला दिन। स्कूल टीवी जैसा सुंदर, सबके कपड़े बहुत महंगे। टीचर ने प्रोत्साहित किया। लंच में मेरा टिफिन गिरा, किसी ने नहीं उठाया। सब हंसने लगे, मैं अकेले चुप बैठी रही। 5 अक्टूबर, स्पोर्ट्स क्लास के बाद मिनट भर में 5-6 लड़के ड्रेसिंग रूम में घुस आए। मोबाइल से वीडियो बनाया, मेरी प्राइवेसी, मेरी चीख, सब वायरल, सबका मजाक। 20 नवंबर, कोई कलम चोरी के झूठ में पूरे लॉकर की तलाशी। थप्पड़ खाया, गलियारे में घुटनों के बल माफी मांगनी पड़ी। बाहर वीडियोग्राफी हुई, सबने मुझे चोर कहा, लेब के स्टोर में ताले में बंद कर दिया। 2 मार्च, एक लड़का पैसे देगा कहकर मेरे साथ जबरदस्ती करने आया। मैंने विरोध किया तो कपड़े फाड़े, फिर उसकी वीडियो भी। पूरी क्लास में बदनामी। 25 मार्च, जिद अब हद से आगे। टीचर ने कहा, सब्र कर, शिकायत मत कर, अब कौन बचाएगा मुझे। डायरी यहीं थम गई, आखिरी पन्ने पानी में भीगी स्याही से धुंधली। ये बहन के अंतिम आंसू थे। डायरी बंद की, मन पत्थर सा था पर दिमाग आश्चर्यजनक रूप से ठंडा। हर शोषक का नाम, हर घटना, हर दर्द, हर रिश्ता मन में फिक्स हो गया। आवाज में कोई कंपन नहीं। माँ, बहन की स्कूल यूनिफॉर्म और आईडी कार्ड अब भी है। माँ मेरा चेहरा देख दंग थी, सिर झुकाकर अलमारी की ओर इशारा किया। मैंने यूनिफॉर्म निकाली, खुद पर पहनी। आज से मैं ही लिंगशी हूँ। शीशे के सामने बटन तनिक ढीला पर बिल्कुल फिट। बहन की डायरी में हर घटना की जगह और चोट की फहरिस्त भी थी। मैं बिल्कुल वैसी ही निशानियां खुद के शरीर पर उकेरी, ताकि दर्द और योजना सब बराबर रहे। माँ दरवाजे पर खामोश थी, मुझे बिना आवाज के रोते देखती रही। कुछ ही दिन में जख्म भरने लगे। बैग पीठ पर डालकर बहन की तरह चलना, सिर झुकाना, उसकी आवाज, चाल ढाल सबकी प्रैक्टिस करने लगी। स्कूल वही आलीशान इंग्लिश स्कूल। पहली ही झलक में सबकी नजर मुझ पर। ये वही गरीबी वाली लिंगशी है जो अस्पताल भेजी गई थी। अब कैसे आ गई? कानों में गूंजता अपमान। मैंने डर का मास्क पहना, किताबों की स्ट्रॉन्ग ग्रिप, कंधे सिकुड़ाए, शोषित लड़की का अभिनय, पर असली निगाहें सारी भीड़ पर टिकी थी कि किसे कब जवाब देना है। जू लिली, टीचर की फेवरेट, आलीशान ड्रेस में भीड़ के साथ हंसती हुई मेरी ओर हिकारत से देखकर बोली, ओह लिंगशी, वापस आ गई। स्कूल महाराज भी तुझसे तंग आ गए। उसकी खामोश हंसी में जहर था। पूरा ग्रुप खिलखिलाया। दोस्त सन भी वीडियो बनाने लगी। अब पूरी क्लास को बता दूं, हमारी प्यारी खिलौना लौट आई। मैंने सिर और झुका लिया, थरथराती आवाज में बोली, मैं तो बस पढ़ने आई हूँ, प्लीज मुझे मत सताओ। मखौल, डर, कमजोरी सब दिखाया। उसी दौर में जयोतियांग भी आया। गंदी नजर, पिछली बार का वीडियो। सबने मजा लिया। इस बार दूसरा पार्ट बनेगा। बेकाबू भीड़ में मैं अचानक बुलेटिन बोर्ड से टकरा गई। तभी क्लास टीचर आ पहुंचे, लिंगशी अब लौट आई हो, अब भूल जाओ, ठीक से पढ़ो और झगड़े मत करो। उनकी ताकीद के पीछे धमकी थी। मैंने सिर झुका लिया। भीड़ जैसे तैसे छंटी। मैं तेजी से क्लास पहुंची, पर अकेले में मन ही मन। ये डायरी मेरा हथियार है। हर शोषक की कमजोरी मुझे याद है, किसे किस चीज से चोट लगती है। लिली बहुत दिखावटी, जिद्दी सन, भीतर से टूटी तियांग, गंदी सोच और झूठा स्वभाव। टीचर पोस्ट का भूखा, रसूखदार बच्चों से डरता है। अब बहन के साथ जो हुआ वही सब मुझ पर दोहराया गया। वॉशरूम में ताले में बंद, डस्टबिन से गंद फैलाना, मगर मैं सब चुपचाप झेल गई। भले ही भीतर कत्ल करने की आग कई बार उबल पड़ी, पर मैं जानती थी अगर जल्दबाजी की या नियम तोड़े तो पकड़ी जाऊंगी। मेरी लिस्ट लंबी थी और अभी बहुत मौके आने बाकी थे।
क्योंकि जल्द ही जू लिली का जन्मदिन था और मेरी चोटिल योजना शुरू होने वाली थी। जू लिली हर साल बड़ा सेलिब्रेशन करती थी, आलीशान विला, पूल पार्टी। पिछले साल बहन को जबरदस्ती वेटर बना दिया था, बहुत जलील किया था। इस बार भी उसने मुझे स्लैप मारकर पकड़ा दिया। आना, बेरोजगारों को काम देते रहते हैं, नहीं आई तो? मैंने डरी शक्ल में हाँ कहा, लेकिन दिल में बेताबी थी। यही वक्त था। पार्टी रात को लिली जैसी क्वीन, मक्खी जैसे खास दोस्त और भीड़ में लड़के, सबकी नजरें घूमती। मुझसे शराब गिर गई। तियान आग बबूला हो करके झंझोड़ने लगा। जानती है ये घड़ी कितने की है? तेरे खानदान को बेच दूं तो भी खर्चा न निकलेगा। पूरा परिवार इस नुकसान को सहन नहीं कर सकता। जाओ तियांग्यू शराब के नशे में उठता है और मुझे मारने की कोशिश करता है। किसी झाड़ू से बात कर रहा है जैसे। आसपास कुछ लोग सुलह कराने आते हैं। यह तो लिली की जन्मदिन पार्टी है, थोड़ा सम्मान दो। पर जाओ तियांग्यू ने नशे में बर्दाश्त नहीं किया। बोला, किसकी पार्टी है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और गुस्से में बदला लेने की धमकी देता है। वहाँ खड़ी जू लिली का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। जाओ तियांग्यू ने उसे अपमानित किया। स्कूल की सबसे प्रभावशाली लड़कियां में से एक है जिसे कोई भी अपमानित करने की हिम्मत नहीं करता। उसने गुस्से में कहा, शराब पीकर तो घर जाओ और शांत हो जाओ। जाओ तियांग्यू को सार्वजनिक रूप से डांट मिली। गुस्से में जोर आजमाइश शुरू हो गई। मैं चोटिल अपने हाथ को झक्की कर वापस माफी मांगती हूँ। शोर मचाना बंद करो, मैं सफाई करती हूँ। डर के साथ टूटे हुए कांच के टुकड़े उठाने लगी। उस दौरान उंगलियों में कट लग गई। खून के बड़े संगमरमर के फर्श पर गिरा। ने गुस्से में चीखते हुए बोला, मेरे फर्श को गंदा मत करो। सो मान सबके सामने शर्मिंदा हुई और चेहरा लाल हो गया। जब उसने अपने पसंदीदा लड़के चेंग शाओफेंग को देखा तो गुस्से में दांत पीसने लगी। उसने 2 साथी लड़कों को आदेश दिया कि मुझे दूर भगाएं। फिर साफ सफाई करने वालों को बोलकर मंजिल साफ करवाई। को सफाई पर संतोष नहीं था, उसने को डांटा, तुम सही से काम नहीं कर रही, अभी भी दाग है। मैं चुपचाप ये तकरार सुनती रही। मन में खून जोर से दौड़ रहा था। पार्टी के आलीशान बंगले में, जिसमें शानदार स्विमिंग पूल और हाईटेक साउंड सिस्टम था, मैं वेटर के रूप में स्टाफ के बीच घुस गई और कंट्रोल रूम जा पहुंची। मैंने देखा पूल की लाइटिंग और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराबी से लड़ रहा है। कुछ हिस्से पुरानी हालत में, बिजली कनेक्शन टूटे हुए थे, और अब बदले की घड़ी मैंने सिस्टम में हेरा फेरी की, और अब कैमरे के मॉनिटर स्क्रीन में देखती रही। इस शोर भरे पूल पार्टी में हर कोई दारू के नशे में मगन थे। अचानक शॉर्ट सर्किट पूल के लाइटिंग में होने लगा, पर पार्टी के शोर में किसी का भी ध्यान शॉर्ट सर्किट की तरफ नहीं गया। सिस्टम अलर्ट की आवाज सुन के एक स्टाफ कंट्रोल रूम में भागा। पानी के नीचे की बत्तियों में अचानक खराबी आ गई। पूरी पार्टी में अंधेरा छा गया, लोगों में हड़कंप मच गया और पार्टी में मौजूद सारे लोग इधर उधर भागने लगे। पूल में जितने लोग थे सारे हड़बड़ी में पूल से निकल रहे थे। पार्टी की महारानियां और उसके सारे दोस्तों में डर का माहौल। अंधेरे में किसी को किसी की खबर नहीं। स्विमिंग पूल में जाओ तियांग्यू शराब के प्रभाव में नियंत्रण खो चुका था। वो पानी में डूबता गया, कोई फराके नहीं दिखे। कई लोग घबराकर बाहर भाग गए कि पानी में जाओ तियांग्यू बेहोश होकर डूब रहा था और किसी का भी ध्यान पानी में डूबते इंसान की तरफ नहीं गया और खून उगलते हुए पानी में तैर रहा था। भीड़ में अचानक ये भी गिर गई। भीड़ में लोगों ने उसे भी नीचे नहीं देखा। कई लोग उसके ऊपर से गुजरते रहे, किसी ने उसके छाती पर पैर रखा। मैंने इस हादसे को देखा और एक ठंडी मुस्कान दी। मैं अपनी जेब से एक मीठी चीज निकाली और खाई। यह पहला कदम था कि घटना ने स्कूल को हिला दिया। जाओ तियांग्यू बचाया नहीं जा सका। वो गंभीर चोटें आईं, उनकी रीढ़ की हड्डी टूट गई, कई अंग घायल हो गए, वो भी लगभग पूरी तरह अपंग हो गई। घातक चोट से अस्थायी इलाज के तहत थी। हालांकि वे शारीरिक रूप से सुरक्षित थी। वे स्कूल की नजर में कमजोर पड़ गई। स्कूल में डर का माहौल बन गया। क्लास टीचर वांग लाओशी को भी लताड़ मिली। स्कूल में अफवाहें फैल गईं। कुछ ने झूठा आरोप लगाया कि खराबी की वजह से हुई। कुछ ने कहा कि जाओ तियांग्यू खुद ही अपनी मौत का कारण था। कई लोग कहने लगे कि यह शाप है। मेरे ऊपर शंका बढ़ गई। वह मुझे लगातार देखता है। उसने मुझे छिपकर फॉलो किया, हर छोटी गलती की खोज कर रहा था। मैं उसकी कंप्यूटर बातचीत को देख चुकी हूँ। पता चला उसने एक महत्वपूर्ण परीक्षा के अंदर की खबरें हासिल की हैं। अब मैं उस मौके का इंतजार कर रही थी। स्कूल ने अपनी छवि बचाने के लिए एक विज्ञान प्रदर्शन आयोजन करने का फैसला किया। केमिस्ट्री लैब इसका मुख्य हिस्सा था। मैं केमिस्ट्री क्लब की लीडर और एक प्रतियोगी खिलाड़ी थी, इसलिए प्रदर्शन का मुख्य वक्ता मुझे ही बनाया गया। उसे लैब में पहले से परीक्षण करना था। मैंने सारा लैब विस्तार से जांच लिया, खास तौर पर वह सेल जिसका इस्तेमाल जहरीले केमिकल्स रखने के लिए होता था। वह डबल लॉक वाला था। 2 अलग चाबियां थी, एक कार्यकर्ता के पास, दूसरी शिक्षक के पास। लाओशी ली थे। मैंने उनके रोज के रूटीन का पता लगा लिया। दोपहर की दूसरी क्लास के बाद वह सिगरेट पीने के लिए स्कूल के पीछे जाते थे। प्रदर्शन के दिन से पहले बादल छाए थे। मैं उनकी ऑफिस में गई। दरवाजा आधा खुला था, अंदर कोई नहीं था। मैंने काबू से उनके टेबल के ड्रॉअर को खोला। वहाँ लॉक की चाबी थी। मैंने मोल्डिंग से चाबी की नकल बनाई। मैंने तत्काल लैब की ओर कदम बढ़ाए। नकली चाबी गलती से पास के कूड़ेदान के बगल गिर गई।
मैंने फोन पर अनजान नंबर से मैसेज भेजा, अपनी जान बचाने के लिए कल लैब के पीछे आ। पर्ची वही शीर्ष गोपनीय परीक्षा थी। वह बेहद सतर्क था, किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं रखा, केवल प्रिंटेड कागज था जिसे वह छिपाए रखता था। मेरा मैसेज उसे डराने के लिए पर्याप्त था। मैं भूत की तरह लैब में दाखिल हुई। पीछे की झाड़ियों में देखते ही 5 मिनट के भीतर जेंग हाओ वहां आ गया। उसकी नजरों में घबराहट थी, लगातार इधर उधर देखता रहा। वह धीरे धीरे पीछे के दरवाजे तक गया और आवाज कम कर कहा, चीज कहाँ है? उसकी आवाज में गुस्सा था। लिंगशी, यह तुम्हारा काम है ना? हमेशा कुछ न कुछ तुम्हारे पीछे रहता है। आसपास सन्नाटा था। तभी उसकी जेब में फोन बज उठा। फोन में एक अनजान संदेश आया जिसमें एक तस्वीर थी, एक संदिग्ध मृत शरीर की स्पष्ट तस्वीर। उसका सांस तेज हो गया। उसकी जिंदगी उसके हाथ में थी, यह सब कभी सामने नहीं निकलनी चाहिए। वह तुरंत उस शव की जगह पर जाने को उत्सुक था। वह पूरी तरह से संयम खो चुका था। फोन ने उसे जैसे नेतृत्व किया। घबराकर वह चाबी निकाला, केमिकल लैब की पीछे की दरवाजा खोला, अंदर घुसा और ताला लगा दिया। उसने वेंटिलेशन पाइप के पास देखा, गड़बड़ी महसूस की। उसने झंका और कुछ ढीला देखा। कड़ी मशक्कत से उसने ग्रेट की सलाखों को हटाया, हाथ अंदर घुसाया और शव पकड़ लिया। अचानक अलार्म बज उठा। इंफ्रारेड मूवमेंट से अलार्म चालू हो गया था। सुरक्षा व्यवस्था ने पूरी लैब पर अलार्म लगाया था। वह घबरा गया, अचानक घुमा और भागने लगा, लेकिन देर हो चुकी थी। वह जानता था कि सुरक्षा गार्ड और प्रमुख अधिकारी की निगाहें उसके ऊपर थी। वह पकड़ा जाना नहीं चाहता था, खासकर इस संवेदनशील मामले में। हाथ में उस टाइम बम को लेकर वह पीछे की ओर दौड़ा, लेकिन बाहर की दरवाजा मैंने पहले ही लॉक कर दी थी। उसने जोर से खींचा, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तेज आवाज में अलार्म बज रहा था। सन्नाटे वाली लैब में आवाज गूंज रही थी। वह सुरक्षा गार्ड्स के तेजी से कदमों की आवाज सुन सकता था। निराश होकर वह लैब को तौलने लगा। सामने जाने के लिए केवल आगे का दरवाजा बचा था, लेकिन पूरे लैब से गुजरना था। घबराया हुआ उसने जहरीले केमिकल्स का कैबिनेट देखा। उबराकर विचार किया कि अगर अधिक उथल पुथल कर दे, जैसे केमिकल्स लीक हो जाएं, शायद वह इस अवसर पर भाग सकता है। वह अपने विचारों से डर गया, लेकिन ऐलान की तेज आवाज ने उसके सारे होश खो दिए। उसने कैबिनेट की चाबी निकाली और ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन खुला नहीं। गुस्से में उसने पैर से दरवाजा ठोकर मारी, दरवाजा जोर से टकराया। वह तभी कैबिनेट तोड़ रहा था कि मैं, ली निदेशक और सुरक्षा गार्ड्स लैब के मुख्य दरवाजे पर पहुंच गए। अंदर कौन है? ली निदेशक के हाथ में मेरे द्वारा बनाई गई नकली चाबी थी। वह खतरनाक केमिकल्स चुराने वाला था, जो कि एक अपराध है। वह घबरा गया। उसने लैब की मेज पर रखा भारी तांबे का हथियार देखा। बिना सोचे समझे उसने ताले पर जोर से प्रहार किया, दरवाजा खुलने की तेज आवाज के साथ। तेज बदबूदार गैस फैली खतरनाक नाइट्रिक एसिड की गंध के साथ। वह खौफनाक गैस की वजह से जोर जोर से खांसने लगा। आंसू और नाक से म्यूकस बहने लगा। गैस की स्रोत को समझने की कोशिश की। यह जहरीला केमिकल था। उसने खुद को चोर समझ लिया। भारी डर और सांस रुकने की वजह से वह टूट गया। अचानक लैब का दरवाजा तोड़ने की आवाज और सुरक्षा कर्मचारी लैब के अंदर आ गए। अब वो बुरी तरह फंस चुका था। उसने अपने हाथ में तांबे का हथियार फेंका। सुरक्षा कर्मियों ने सोचा यह जहरीला केमिकल है। उन्होंने भारी बास्टन को उठाया और उसे सीना और गर्दन पर निशाना बनाया। वह बुरी तरह फंसा और सोफा पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन सांस नहीं ले पा रहा था। वह बेसुध हो गया। मैं दूर से लैब के साए में खड़ी होकर मोबाइल के जरिए कैमरा देख रही थी। पूरी घटना देखी, स्क्रीन बंद की, आखिरी आलमंड क्रैकर्स खाए। यह दूसरी दुर्घटना थी। 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। एक घायल और एक करियर खत्म हो चुका शिक्षक था। अफवाहें फैल चुकी थी। इंसान की आत्मा बदला लेने वाली शक्तियों का इस्तेमाल थी। खासकर वांग टीचर और सुन मानमान डर के मारे काबू खो चुके थे। मैं छुपा छिपा कर बहन की डायरी के वह पन्ने भेजती रही जिसमें शिक्षक की लापरवाही का जिक्र था। साथ साथ एक AI से बनाया गया ऑडियो रिकॉर्ड भी था। मैंने धोखा नहीं दिया। छोटी छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर स्कॉलरशिप गंवाने के डर ने कई को डराया। यह सब उसने खुद कहा था। मैंने सबूत को एजुकेशन बोर्ड के मेल में भेजा। कई प्रमुख मीडिया और कॉलेज के अधिकारियों को भी। मेल भेजने का समय तय किया गया सुबह 8 बजे। रात को चुपके से मैं उसकी हॉस्पिटल रूम के बाहर खड़ी थी। उसे अंगूठे की हड्डी टूटने और डर की वजह से काफी नींद नहीं आती थी। कई दवाएं लेनी पड़ती थी। वो मानसिक रूप से कमजोर थी और किसी भी जोर से उत्तेजना सहन नहीं कर सकती थी। वह सपनों में डर कर मुंह बनाती। मैं एक प्लेयर निकाली। उसने केवल एक रिकॉर्डिंग थी। प्लेयर को उसकी कान के पास रखा, फिर रिपीट मोड पर लगा दिया। ये रिकॉर्डिंग प्यार भरे ठंडे स्वर में थी, डायरी के सुनसान हिस्से का जहां सुन मानमान का जिक्र था। मैं और बहन जुड़वा थे, ना सिर्फ शक्ल, आवाज भी मिलती। और ने मेरी टीयर स्टेन फेस की फोटो ली और फिर से उग्र हो गई। मुझे बहुत गुस्सा है, मैं बदला लूंगी। मैं नरक से लौटी हूँ, मैं उसे सताऊंगी, मर्दों की तरह मरने नहीं दूंगी। मेरे शब्द उसके सपनों में बार बार चोट की तरह लग रहे थे। वह अपनी यादों के भयानक दृश्यों से जूझ रही थी। नकारात्मक और भयावह अनुभव बढ़ रहे थे। वह सपनों में हिंसक झटके खा रही थी, पर दवाओं का असर होने के कारण जाग नहीं पाई। मैं उसकी पीड़ा देखकर संतुष्ट थी। अगले दिन के स्कूल मीटिंग में वांग टीचर भारी अंधकार में डूबा था, लेकिन छात्रों को सांत्वना देता रहा। अचानक उसका मोबाइल बज उठा। स्कूल के बोर्ड के सदस्यों के फोन और प्रशासन के फोन एक साथ। शिक्षा विभाग की कड़ी पूछताछ और मीडिया के इंटरव्यू के कॉल्स।
बोर्ड के सदस्यों ने गुस्से में डाटा को तत्काल निलंबित किया गया। उन्हें प्रशासन के सामने पेश होना पड़ा। यह क्या रिकॉर्डिंग है? वह जो मासूम दिखता था ऐसा चालाक निकला, उसने सब बातें रिकॉर्ड कर रखी। उसका नकली चेहरा फटना शुरू हो गया है। न केवल उसकी नौकरी खतरे में है, बल्कि पूछताछ में भी हो सकता है। वह दिल की बीमारी से अचानक गिर पड़ा। एक सप्ताह बाद सुनने में आया कि सुन मानमान ने आत्महत्या की। यह खबर बेहद मजाकिया थी। वह अपने बुरे सपनों से बचने के लिए दवाइयां खा गई। अब सब कुछ खत्म हो चुका था। मैं घर लौट आई। माँ बहन के कमरे में लिपटी हुई थी, बहन के पुराने कपड़े थामे इस तरह जैसे उसकी आत्मा वहाँ से जा चुकी हो। कार में ताज़ा खुशबू वाला बादाम क्रिस्प रखा था, मैंने एक खाया। बहन, आखिरी काम भी करना है, फिर सब खत्म। माँ ने मेरी तरफ देखा, आंखों में गहरा और जटिल भाव था। उसने हाथ कांपाते हुए एक छोटी शीशी निकाली जिसमें कुछ सफेद गोलियां थी। धीरे से, ये तुम्हारा पसंदीदा स्नैक है, माँ ने आखिरी बार बनाया। खा लो, खाकर शुक्राना भी कर देना। फिर वह थरथराते हुए उन दवाओं को मुंह में डाल दी। सब कुछ अंत में शांत हो गया। मैंने माँ की ठंडी लाश देखी, साथ ही टेबल पर रखा हुआ वही नाश्ता। मैं बैठी और धीरे धीरे पूरा बक्सा खाया। हर निवाला बकवास और उबाऊ जिंदगी की तरह था। आखिरकार मैं डेस्क पर गई, शीशे में उस लड़की को देखा जो मेरी बहन के जैसी दिखती थी, पर उसकी आंखों में हमेशा के लिए गहरा ठंडा गम था। मैंने खुद को तैयार किया और पुलिस स्टेशन जाकर आत्मसमर्पण किया। मैंने बहन का बदला पा लिया था, मगर मैं भी भारी जुर्म में फंसी थी और कानूनी सजा का इंतजार कर रही थी।